हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास के बारे में बातचीत। जो लिया गया है लेखन कला और शहरी जीवन, जो क्लास 11th एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2 है और इस पार्ट का तीसरा भाग जो है हम आपके पास लेके आए हैं और ये फाइनल पार्ट है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत हुई। विश्व में पहली बार जो लिखना शुरू हुआ वो मेसोपोटामिया में शुरू हुआ, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी सभ्यता को पहचान करने के लिए उसके अंदर जो है 8 जो है प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। तो 8 फीचर्स होते हैं जिनके ज़रिए उनको पहचाना जाता है। तो जैसे ये है कि शहर यानी कि वहाँ की सिटीज़ के बारे में, सुव्यवस्थित प्रशासन यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के बारे में, या स्थापित धर्म या एस्टेब्लिश्ड रिलीजन, कार्यक्षमता यानी कि जॉब स्पेशलाइजेशन, सामाजिक वर्ग यानी कि सोशल क्लासेस, सार्वजनिक कार्य यानी कि पब्लिक वर्क्स, कला और स्थापत्य यानी कि आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, और लेखन यानी कि राइटिंग। तो हम पहले इस वीडियो में जो है आपको कला और स्थापत्य और वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बता चुके हैं, और दूसरे भाग में हम शहरों के बारे में मेसोपोटामिया की बात कर गए हैं। इस वीडियो में हम इसकी लेखन यानी कि राइटिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ सब में जब लेखन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाषा की यानी कि लैंग्वेज क्या होती है। तो भाषा जो है वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो फिर लेखन यानी कि राइटिंग क्या है? तो लेखन जो है वो मानव संचार का एक माध्यम है जिसमें प्रतीकों के साथ भाषा का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यानी कि हम कुछ चिन्ह बना लेते हैं, प्रतीक बना लेते हैं, साइंस बना लेते हैं, सिंबल्स बना लेते हैं, और उन जो है प्रतीकों, सिंबलों आदि के माध्यम से हम विजुअल रूप में यानी कि दृश्य माध्यम से जो है हम उसको लैंग्वेज को प्रतिनिधित्व करते हुए, उस भाषा का प्रयोग करते हुए हम जो है अपने विचारों को वहाँ प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से भाषा का लेखन जो है ये एक भाग होता है और प्रमुख भाग है। तो सबसे पहले जो है लेखन जो है वो मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। अब भाषा के 3 भाग हैं लैंग्वेज के। पहला जो है वो है मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं, बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने मदर टंग को बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उसका प्रशिक्षण नहीं लिया, कहीं से सीखा नहीं है। लेकिन मौखिक भाषा जो है हम एक दूसरे से सुनकर, अपने परिवेश में देखकर, अपने सोसाइटी में एटमॉस्फेयर में देखकर उसको सीख जाते हैं। और लिखित भाषा जो है इसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है क्योंकि राइटिंग सीखना जो है एक स्किल है, एक आर्ट है, और इसके लिए जो है हमारे को प्रशिक्षण लेना पड़ता है और ये देखने से हमें नहीं आती है। तो इसकी विधिवत प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो लिखित भाषा भी होती है। और तीसरी प्रकार की भाषा जो है वो सांकेतिक भाषा होती है, जिसे साइन लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हम जो है अब बात करेंगे वो है राइटिंग की यानी कि लेखन कला की। तो सभी समाज जो हैं वर्ल्ड दुनिया में उनकी अपनी एक भाषा है और वो विभिन्न तरह की दुनिया में भाषाएं हैं। हजारों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ तक कि भारत जैसे देश में भी सैकड़ों की संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर भाषा में जो है अपना उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं जिनके द्वारा जो है हम अपने अर्थ को, अपने भावों को, एक उसका एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है, उस मीनिंग को जो है हम ध्वनियों यानी कि साउंड्स के माध्यम से जो है प्रकट करते हैं, दूसरे के सामने लेके आते हैं। तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो प्रोनाउंस्ड करते हैं, जो उच्चारित करते हैं, वही जो है हमारे लिए एक भाषा होती है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी बात को उच्चारित कर अलग अलग तरीके से किया जाता है क्योंकि वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में रहे। तो उन्होंने किसी भी
वस्तु के लिए, किसी भी भाव के लिए अलग अलग शब्दों का, अलग अलग ध्वनियों का चयन किया, जिसके वजह से भाषाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार की हो गई और लेखन भी अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों और चिन्हों का उपयोग किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाषा जो है वो अलग क्यों होती है और लिपियां यानी कि जो उनकी स्क्रिप्ट्स होती है वो अलग क्यों होती है। अब हम यहाँ जो है कह सकते हैं कि राइटिंग जो है यानी कि लेखन कला जो है वो क्या है, एक मौखिक या शाब्दिक भाव व्यक्ति है। यानी कि आप वर्बली या मुंह से जो एक्सप्लेन करते हैं, आप किसी के साथ बात करते टाइम अपने भावों को जिस रूप में उच्चारित करते हैं, बात करते हैं, वो भाव व्यक्ति ही जो है वो भाषा होती है। तो भाषा को जब हम संकेतों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा, दृश्यों के द्वारा जब प्रकट करते हैं तो वो लेखन हो जाता है। यानी कि हमने कुछ सिंबल बनाए, कुछ साइन बनाए, कुछ चिन्ह बनाए और उनके माध्यम से हमने ये लिखा कि इस चिन्ह के माध्यम से जो हम बोल रहे हैं उसको इस तरह से प्रकट करेंगे। तो ये जो है हमारे लिए लेखन हो जाता है, यानी कि उस भाषा की वो लिपि बन जाती है। तो जो सिंबल्स या जो चिन्ह उनके लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं वो क्या हो जाती है, उस भाषा की लिपि हो जाती है, यानी कि स्क्रिप्ट हो जाती है। अब मेसोपोटामिया में जो भाषा के बारे में, लेखन कला के बारे में जानकारी मिली तो वहाँ मिट्टी की पट्टिकाओं द्वारा उनके ऊपर जो है कुछ चिन्ह अंकित थे, जैसा कि यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं। ये 3200 ईसा पूर्व की जो है पट्टिकाएं हैं, जिसमें मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर, छोटी छोटी टैबलेट्स के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित किए गए थे। तो ये जो मेसोपोटामिया की ये जो पट्टिकाएं हैं ये बताती हैं कि क्योंकि ये सबसे पुरानी हैं अभी तक जो खोजी गई है लेखन कला, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो लेखन कला का सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो मेसोपोटामिया से ही हुई है। और इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि ये जैसे ये बैल के लिए चित्र दिखाया गया है कि बैल को इस तरह से प्रकट किया जाएगा। इसी तरह से इस चित्र में अनाज और मछली वगैरह को, ये अनाज के पौधे और मछली वगैरह, ये इनको प्रकट करने का तरीका बताया गया है। और इस चित्र के अंदर जो है, इस पट्टिका पे जो है, ये अलग अलग 4 पट्टिकाएं जो दिखाई गई हैं, उसमें ये सबसे नीचे वाली पट्टिका पर यहाँ पर कुछ संख्याओं को दिखाया गया है और नीचे ये एक नाव को दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भाषा है ये क्या है, एक चित्रात्मक भाषा थी, यानी कि पिक्चर सिंबल थे। और इन पिक्चर सिंबल्स में बैल के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाया गया, इसी तरह से पेड़ पौधों और संख्याओं के लिए, मछली के लिए, अनाज के लिए अलग अलग तरह के चिन्ह यानी कि सिंबल्स बनाए गए। संख्याओं के लिए, नंबर्स के लिए, नाव वगैरह के लिए अलग अलग तरह के चिन्ह बनाए गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चिन्हों के माध्यम से या भी प्रकट किया गया इनको, और संख्याओं को भी अलग अलग तरीके से प्रकट किया जाता है। तो उरुक जो है यहाँ का जो एक प्रसिद्ध शहर था, जिसके बारे में हम पहले और दूसरे भाग में बात कर चुके हैं। तो उरुक के मंदिर जो है वहाँ जो बहुत सारी वस्तुओं का वितरण किया जाता था, तो वहाँ मंदिर में जो भी वस्तुएं आती थी या वितरण होने के बाद बाहर जाती थी, तो उन सब का एक रिकॉर्ड रखना पड़ता था, हिसाब रखना पड़ता था। तो उस रिकॉर्ड को रखने के लिए जो है कुछ इस तरह की पट्टिकाएं मिली हैं, सूचियां मिली हैं, जो कि संख्या में लगभग 5000 हैं। और इन 5000 पे जो है आने जाने वाली वस्तुएं जो मंदिर में आई या बाहर डिस्ट्रीब्यूट की गई, उनका जो है डिटेल में वर्णन किया गया है। अब लेखन कला का आरंभ यानी कि स्टार्ट ऑफ राइटिंग कैसे हुई? तो लेखन कला का जो आरंभ है यानी कि ये तब से शुरू हुआ जब सबसे समाज में लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जैसे जैसे जो है समाज आगे बढ़ता गया और वस्तुओं की संख्या और मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ती गई, तो उनका जो है लेन देन भी बढ़ता गया। और जैसे लेन देन बढ़ता गया तो उनको जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी हो गया। और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यानी कि हिसाब किताब रखने के लिए, अकाउंट मेंटेन करने के लिए लिखना ज़रूरी हो गया, ताकि याद रहे भविष्य में कि क्या हिसाब किताब हुआ था। तो इस तरह से जो है लेखन कला
जो है वो उसका विकास होने लगा। तो अब जो है इसके रीज़न्स पे हम बात करते हैं कि हिसाब किताब रखने के क्या कारण थे, यानी कि रीज़न फॉर कीपिंग अकाउंट्स। तो उसके 3 कारण जो हैं मुख्य रूप से यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो पहला जो है वो है शहरी जीवन में लेन देन का अलग अलग समय होता था, यानी कि जीवन में एक साथ कोई लेन देन नहीं होते थे, कुछ आज हुए, कुछ कल हुए, कुछ महीनों पहले हुए, और इस तरह से अलग अलग समय में जो लेन देन होते थे, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस होते थे, वो ट्रांजैक्शंस का टाइम जो होता था अर्बन लाइफ में वो डिफरेंट होता था, अलग अलग टाइम में होता था। तो लंबे टाइम के तक उनको याद रखना संभव नहीं था, इसीलिए जो है लिखना ज़रूरी हो गया, कि हिसाब किताब रखना ज़रूरी हो गया। और दूसरा ये है कि हिसाब किताब या लेन देन जो है वो भी अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता था। जैसे हम बात करते हैं कि उरुक के मंदिर की बात करें, तो और ज़रूरी नहीं है कि उरुक के मंदिर में केवल एक ही व्यक्ति हिसाब रखता होगा, या एक ही व्यक्ति जो है सामान मंगाता होगा और वही जो है वितरित करता होगा, कि उसको सब कुछ ध्यान रहे कि क्या मैंने लिया और क्या दिया। मंदिर अब वहाँ के पूरे नगर के लिए जो है एक वितरण केंद्र का कार्य करता था, तो इसीलिए जो है एक व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं था। और बाकी जो है व्यापार वगैरह में भी जो है अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लेन देन होता है, और याददाश्त के भरोसे व्यापार करना खतरे से खाली नहीं है, और लेन देन करना भी वह रिस्की होता है। इसीलिए जो है क्योंकि अलग अलग लोग करते हैं लेन देन, तो उनको जो है लिखना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा प्रकार जो है आवश्यकता वो ये बताती है कि माल भी विभिन्न प्रकार का होता था, यानी कि एक ही चीज़ का लेन देन नहीं होता था, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन होता था, और उन सब की कीमत अलग हो सकती है, संख्या अलग हो सकती है, भार अलग हो सकते हैं, और उनकी मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। तो और अलग अलग समय में वो लिया या ख़रीदा बेचा जा सकता है, तो या वितरित किया जा सकता है। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार का माल होने का भी अलग अलग हिसाब रखना ज़रूरी था। पहले के भागों में पढ़ा है कि बहुत सारे जो हैं वस्तुओं का आदान प्रदान उरुक के मंदिर से होता था, तो इसीलिए भी जो है यहाँ खाली मंदिर एक उदाहरण नहीं है, हम और भी बातों का जो है इसमें डिटेल में जा सकते हैं कि सामाजिक जीवन में पर्सनल लेन देन भी होते हैं, तो इसीलिए भी जो है लेन देन को अलग अलग होने की वजह से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग समय में जो है लेन देन होना, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लेन देन होना, और अलग अलग तरह के सामान का लेन देन होने के कारण हिसाब किताब रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और उसको लिखने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के संकेत बनाए गए, और ये जो संकेत होते थे ये कीलाकार अक्षरों में होते थे, यानी कि इसको खोद कर लिखा जाता था। और कील की प्रकार की आकृतियाँ, जैसे कील यानी कि नेल्स होते हैं जो दीवार में या लकड़ी वगैरह में ठोके जाते हैं कील, उस प्रकार की आकृतियां जो हैं इसमें बनाई जाती थी, इसलिए इन्हें कीलाकार अक्षर कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने जो लिखना शुरू किया वो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखना शुरू किया। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चिकनी मिट्टी जो होती थी उसे गूंथ लिया जाता था, और फिर जो है उसको गीला करके जैसे आटा गूंथा जाता है उस प्रकार से गूंथ कर, और उससे जो है थाप कर उससे आयताकार या उससे आयताकार से मिलती जुलती अलग अलग तरह की पट्टिकाएं या टैबलेट्स या प्लेट्स कह सकते हैं आप उनको, वो बना ली जाती थी। और फिर इनके ऊपर जो है इन्हें गीला करके जब गूंथा जाता था तो ये पट्टिकाओं के रूप में इस तरह से थपाई करने के बाद में आ जाती थी, और इनका आकार यानी कि साइज इस तरह से रखा जाता था कि आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। तो ये पट्टिकाओं का जो आकार होता है वो इस प्रकार का था कि इजीली जो है हैंडल किया जा सके, यानी कि पकड़ा जा सके हाथ में। और फिर जो है लेखक जो होता था इसको मिट्टी की पट्टिकाओं को गीला करके इसके ऊपर सरकंडा जो होता है उसका जैसे आगे से कलम सी बना के नोक बनाकर उसकी नोक से उस गीली मिट्टी के ऊपर जो है गड़ाकर इस तरह से कीलाकार वस्तुएं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कील की तरह की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह से कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे, और यही जो है चिन्ह संकेत जो होते थे वहाँ की लिपि थी। अब लिखने
लिखने के बाद जो है पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था, यानी कि सूरज की धूप में जो है इनको रख के इनको सुखा लेते थे और सुखाने के बाद जो है कठोर हो जाती थी और इनके ऊपर जो है कुछ भी और लिखना संभव नहीं होता था। अब इस तरह की ये आकृतियाँ इनमें बनाई जाती थी कि इसमें परिवर्तन या खुरच के दोबारा लिखना संभव नहीं था, और क्योंकि हर जो है चिन्ह का एक अपना मतलब होता था और आप अगर इसको मिटा इस तरह से कीलाकार जो आकृतियां हैं आप देख रहे हैं कहीं गहरा है और इधर आके जो है कम गहरा हो जाता है, तो इस तरह से ऐसे लगता है जैसे ये कील सी हो। तो इस तरह की आकृतियों को मिटाना भी संभव नहीं था और मिटाकर नई आकृतियां बनाने के लिए भी इसमें स्पेस नहीं होता था। तो इसीलिए जो है ये एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह हो जाते थे। अब इसके ऊपर जो है बाद में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था। जब कोई लेन देन पूर्ण हो जाता था या उसकी आवश्यकता नहीं होती थी, जैसे कोई सामान समाप्त हो गया या किसी का ऑडिट हो गया और ये क्लियर हो गया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है इस लेन देन का रिकॉर्ड आगे रखने की, तो उस कंडीशन में जो है इसके पट्टिकाओं को जो है फेंक दिया जाता था। अब ये पट्टिकाएं खाली व्यापार के लिए या सामान का हिसाब किताब रखने के लिए ही प्रयोग में नहीं आती थी, बल्कि इसके अलावा जो शिक्षण कार्य था उसके लिए भी इन पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था। तो जैसा कि आप मेसोपोटामिया के इस चित्र में देख रहे हैं, विद्यालय का चित्र है जिसमें ये अध्यापक जो है बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ मिट्टी को गूंथ के पट्टिकाएँ बनाई जा रही हैं इन बच्चों के पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पट्टिकाएं जो हैं इस पे विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे और जो है शिक्षण कार्य का एक रिकॉर्ड रखा जाता था। मेसोपोटामिया में जो है खुदाई में सैकड़ों की संख्या में ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जो जिन पे कोई हिसाब किताब रखा जाता था यानी या ज्ञान विज्ञान की बातें लिखी होती थी। तो लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो है वर्ण यानी कि जो अक्षर होते थे वो क्या होते थे, कीलाकार हो गए थे, और भाषा जो थी वो सुमेरियन भाषा थी। यानी कि क्योंकि सुमेरियन भाषा वहाँ की पहली भाषा है, तो 2600 के आसपास जो है सुमेरियन भाषा जो है वहाँ पर बोली जाती थी। और पट्टिकाओं का प्रयोग का क्षेत्र भी यानी कि एरिया भी बढ़ गया था और उसके जो है एक व्यापक रूप से उनका प्रयोग किया जाने लगा था विभिन्न क्षेत्रों में। तो अब हम देखेंगे कि पट्टिकाओं का प्रयोग के क्या क्षेत्र थे, यानी कि जो फील्ड्स थी वो उनका यूज़ ऑफ एरिया क्या था। तो पहला जो कार्य इसके लिए किया जाता था वो शब्दकोश बनाने के लिए, यानी कि डिक्शनरी जो है बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ सुमेरियन भाषा के शब्द जो नए नए विकास हो रहे थे उनका शब्दकोश बनाने के लिए भी इन पट्टिकाओं का जो है उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो भूमि का हस्तांतरण होता था, यानी कि भूमि हस्तांतरण का मतलब है लैंड ट्रांसफ़र की जाती थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ज़मीन दी जाती थी या राजा के द्वारा किसी प्रजा को या किसान को या अपने व्यक्तियों को जो है वो भूमि प्रदान करता था, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो भूमि हस्तांतरित की जाती थी, यानी कि एक से लेकर दूसरे को दी जाती थी। तो उसका जो है कानूनी मान्यता देने के लिए जो है इन पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था, यानी कि उस भूमि का बारे में जो डिटेल होती थी वो उस पट्टिका पे अंकित कर दी जाती थी और भूमि का मालिक जो है उसको पट्टिका को रख के उसका मालिकाना हक बना लेता था। जैसे आजकल हम जो है रजिस्ट्री वगैरह के पेपर रखते हैं प्रॉपर्टी के, उसी प्रकार से वहाँ पे पट्टिकाओं का उपयोग जो है वो इस कार्य के लिए किया जाता था। और राजा के जो भी कार्य होते थे, राजा अपनी प्रजा के लिए जो भी कार्य करता था उनको भी जो है वहाँ पर अंकित कर दिया जाता था, ताकि प्रजा भी जान सके कि राजा उनके लिए क्या क्या कर रहा है। जैसा कि आज भी सरकारें जो हैं अपने द्वारा किए गए कार्यों को अखबारों और टीवी के माध्यम से प्रचारित करती हैं, तो उस समय भी राजा के जो कार्य होते थे उनको जो है इन पट्टिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता था। और जनता के लिए जो कानून बनाए जाते थे उनको भी इन पट्टिकाओं पे लिख के अनाउंस किया जाता था, पब्लिश किया जाता था, उद्घोषित किया जाता था कि जनता जान सके कि नए कानून जो हैं
क्या कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पट्टिकाएं जो हैं विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग की जाती थी। अब हम जो है मेसोपोटामिया की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार की भाषाएं थी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि सबसे पहली जो लैंग्वेज थी, वहाँ की भाषा थी, वो थी सुमेरियन। कि सुमेरियन भाषा सबसे पहले थी 3500 ईसा पूर्व में, और उस समय जो है अकद्दी भाषा अपने प्रारंभिक काल में थी। तो सुमेरियन भाषा जैसे जैसे जो है आगे बढ़ती गई और इसी तरह से अकद्दी और असीरियन और बेबीलोनियन भाषाओं का भी विकास होने लगा, और ये जो भाषाएं जो हैं धीरे धीरे सुमेरियन भाषा की जगह अकद्दी ने, अकद्दी की जो है भाषा की जगह बेबीलोनियन, और फिर असीरियन भाषा ने जो है फाइनल रूप से इनका स्थान ले लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ध्वनियाँ थी उनको कीलाकार अक्षरों या कील की तरह के चिन्ह बनाकर जो है प्रकट किया जाता था, और इन भाषा के अंदर जो है इन जो चिन्हों के अंदर जो व्यंजन और स्वर नहीं होते थे, जैसे ABCD जो है अंग्रेजी वर्णमाला में, और हिंदी में क ख ग जो होते हैं स्वर और व्यंजनों के रूप में, इनको प्रकट नहीं किया जाता था, बल्कि जो है ये क्या होते थे कि पूरे के पूरे एक अक्षर होते थे, जैसे पुट वगैरह इन, और जैसे नाव के लिए एक अलग चिन्ह था। इसी तरह से जो है आप देख रहे हैं कि उनमें वृक्षों के लिए, अनाज के लिए अलग चिन्ह थे। तो एक पूरा का पूरा एक शब्द के लिए अलग से चिन्हों का उपयोग किया जाता था। और मेसोपोटामिया में जो लेखक हैं, क्योंकि हर वस्तु के लिए अलग चिन्ह की आवश्यकता होती थी, तो सैकड़ों की संख्या में चिन्ह जो हैं उन्हें सीखने पड़ते थे। अलग अलग चिन्हों का उपयोग अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता था। इसीलिए ये जो है एक बहुत ही दुष्कर कार्य था, एक मुश्किल काम था, और इनको याद रखना और उनको जो है बड़ी कुशलता से जो है लिखना, ये एक जो है बड़े कौशल का कार्य, यानी कि एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकने वाला कार्य होता था। और जो राइटर था, जो लेखक था, उसे ये भी ध्यान रखना होता था कि गीली मिट्टी की जो पट्टिका है उसे सूखने से पहले ही उसके ऊपर उसको अंकित करना पड़ता था, क्योंकि सूखने के बाद उस पर लिखना संभव नहीं होता था। तो क्योंकि सैकड़ों की संख्या में चिन्हों को याद रखना और उन्हें एक सीमित समय में, यानी कि पट्टी के सूखने से पहले ही उस पर अंकित कर देना, ये जो है बड़ा कौशल का कार्य था। लेखन कला में विशेष कुशलता की आवश्यकता होती थी, और ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि वो जो है इसको कार्य को कर सके। तो इसीलिए जो है इसे एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट होती थी कि एक व्यक्ति इतने सारे चिन्हों को याद रखते हुए जो है एक सीमित समय में इन पट्टिकाओं पर अंकित कर सके। तो ये जो है सुमेरियन राइटिंग के एक चार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए ये जो चिन्ह हैं वो अलग अलग समय में बनाए गए हैं। जैसे ये 3200 ईसा पूर्व के ये चिन्ह हैं, और ये 2400 ईसा पूर्व तक आते आते ये चिन्हों के जो हैं आकार बदल गए, और 700 ईसा पूर्व तक आते हुए और भी है इनमें परिवर्तन हो गए। इसी तरह से ये अकद्दियन लैंग्वेज में भी हम देख रहे हैं कि 1000 ईसा पूर्व से और जो है उसके बाद से, और यहाँ देख लें 2500 से 1500 ईसा पूर्व के पहले के चिन्ह ये हैं, और यहाँ पर जो है 3000 ईसा पूर्व के चिन्ह हैं। ये सभी चिन्हों में हम देख रहे हैं क्रम से जो है इनमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस तरह से जो चिन्ह थे वो धीरे धीरे परिवर्तित भी होते गए, और उनको लिखने का तरीका भी बदलता चला गया, और चित्रात्मक जो है विधि उसको और ज़्यादा सरल किया जाने लगा, यानी कि चित्रों को अंकित करने का जो विधि थी उसको सरल करने की आवश्यकता को देखते हुए इनमें समय समय पर परिवर्तन किए गए, ताकि आसानी से इनको अंकित किया जा सके। तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। उसका कारण ये था कि जो इसमें जो प्रतीक और चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता था वो सैकड़ों की संख्या में चिन्ह और प्रतीक होते थे, और इन चिन्हों को जो अंकित करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, और इनको समझना और इनको बनाना जो है एक विशेष कौशल और एक हाईली मेंटल थिंकिंग या हाईली IQ वाले या बहुत
अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही इन चीज़ों को याद रख के और अल्प समय में पट्टिकाओं पे लिख सकता था। इसीलिए बहुत कम लोग भी पढ़े लिखे होते थे। और यहाँ तक कि राजा भी अगर पढ़ा लिखा होता था तो राजा जो है इस बात को अपनी प्रशस्तियों में, अपने अभिलेखों में लिखवाता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। इसको जो है वहाँ पे जो है उसको रिकॉर्ड्स में उसको शो किया जाता था। जैसे पुराने ज़माने में आप देखें कि आज से 40-50 साल पहले लोग अगर ग्रेजुएट हो जाते थे तो अपने ड्राइंग रूम में जो है अपनी डिग्री को फ्रेम करके टांग लेते थे। उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर राजा पढ़ा लिखा होता तो अभिलेखों में जो है उसको अंकित करना वो गौरव की बात समझता था। इससे भी ये पता लगता है कि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो ना के बराबर थी और बहुत कम लोग ही लिख पढ़ सकते थे। और लिखावट जो होती है वो क्या होती है, बोलने के तरीक़ों को भी दर्शाती है, यानी कि किस चीज़ को किस तरह से बोला जाता है, किस भाषा में किस तरीके से बोला जाता है, उस तरीके से उसको लिखा जाता था। एक सुमेरियन महाकाव्य के अनुसार लेखन की शुरुआत जो है वो यहाँ के महान शासक एनमरकर ने शुरू की थी। तो उसके लिए जो है वो एक मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि एक मंदिर की सजावट के लिए जो है कुछ बहुमूल्य वस्तुएं जैसे लाजवर्द और कई रत्न और धातुएं वगैरह मंगाने के लिए उसने अपने दूत को अरट्टा भेजा। अरट्टा जो है वो इधर, जैसे हम पहले भाग में ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि इस तरह से मेसोपोटामिया के इधर भाग में अफ़गानिस्तान से लेकर टर्की तक पहाड़ों की एक श्रृंखला है, यानी कि माउंटेन रेंज हैं। तो वो दूत जो है विभिन्न प्रकार के ऊंचे नीचे पहाड़ों को और पथरीले रास्तों को पार करता हुआ जो है अरट्टा पहुंचा, लेकिन वहाँ पर जाकर वो अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो इतने लंबे सफ़र के बाद जो उसे कहा गया था उसे सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सका और वो भूल गया कि मुझे क्या कहना था। तो वो जो है खाली हाथ जो है वहाँ से वापस आ गया और उसको बार बार भेजा गया, लेकिन वो जो है अपने काम में असफल रहा। तो इसके बाद जो है राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी जो है उससे पट्टिकाएं बनाई और उस पर जो है शब्द लिख दिए और वो शब्दों को लिखकर जो है उसने वहाँ के अरट्टा के राजा के पास अपने दूत को दोबारा भेजा। तो ये पट्टिकाएं जो है उसने जब वहाँ के शासक को दी तो उसमें जो शब्द थे वो क्या थे, कीलाकार थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि लेखन कला की शुरुआत जो है वो एनमरकर ने मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखकर की, क्योंकि वो चाहता था कि एनमरकर चाहता था कि अरट्टा का शासक जो है वो उसकी बात को सही तरीके से समझकर ये सारा वस्तुएं जो वो चाहता था, लाजवर्द और कीमती धातुएं और अन्य सजावट की वस्तुएं जो वो चाह रहा था, वो जो है उसको बहुमूल्य पत्थर वगैरह वो दे मंदिर को सजाने के लिए। तो पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में एक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार जो छिदी होती थी वो बनाई जाती थी और इन मोहरों के अंदर एक सुराख लंबा आर पार होता था और उसमें एक तीली फंसाकर जो है गीली मिट्टी के पट्टिकाओं के ऊपर इनको रोलर की तरह घुमाया जाता था, जिससे इन पे जो आकृतियां बनी होती थी इन पट्टिकाओं के ऊपर अंकित हो जाती थी और इनके ऊपर मोहर यानी कि स्टैंप लग जाती थी। तो ये गीली मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर इनको घुमाने से बनाया जाता था। तो यहाँ की मोहरें जो हैं वो मोहरें 5, इसमें मोहरें अलग अलग तरह की ये दिखाई गई हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें हैं और ये उनकी छापें दिखाई गई, यानी कि इस मोहर की छाप ये है, इसकी ये है और इस वाले की ये और इसकी ये और इस वाले की ये। तो ये छापें इस पे लगी हुई हैं। जबकि उसी समय समकालीन हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें होती थी वो आयताकार होती थी, बेलनाकार नहीं होती थी। और ये जो बेलनाकार मोहरें हैं इनके ऊपर जो चित्र जो हैं कुशल कारीगरों द्वारा उकेरे जाते थे। अब कोई अगर वस्तु जो है कीमती वस्तु को या सामान को दूर कहीं भेजना होता था तो उसके गठड़ी के मुंह पर या बर्तन के जिसमें भी वो रखी होती थी उसे मिट्टी से गीला करके गीली मिट्टी उसके ऊपर लीप कर उसके ऊपर ये मोहर को घुमा देते थे, जिससे इसके ऊपर जो अंकित आकृति होती थी उसके ऊपर छप जाती थी। और साथ ही साथ एक मिट्टी की पट्टिका के ऊपर भी इसको जो है मोहरें से उसके ऊपर मोहर अंकित कर
दी जाती थी। अगर वही मोहर जो है वहाँ पर मिल जाती थी तो इसको प्रमाणित हो जाता था कि इसी तरह की मोहर लगा कर, सील लगा कर भेजा गया था और वही की वही सील जो है वहाँ पर मिली है। तो इससे जो है वो सीलबंद चीज़ जो है सही तरीके से सुरक्षित रूप से जो है पहुँच जाती थी। अब विज्ञान जो है उसकी बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में जो है विज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया। अगर कोई दिलचस्प बात होती है, कोई किस्से कहानी होते हैं, तो वो तो मौखिक रूप से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी बात या कोई विज्ञान की बात को जीवित रखना है, लंबे समय तक रखना है, क्योंकि उसके अंदर एक सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और क्योंकि उनमें वो थोड़ी जो हैं, आप ये कह सकते हैं कि इतनी दिलचस्प भी नहीं होती हैं, इसीलिए उनको लंबे समय तक ज़िंदा रखना या लंबे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना जो है वो संभव नहीं होता है अगर उसका रिकॉर्ड ना रखा जाए। तो विज्ञान को जीवित रखने के लिए जो है लिखित दस्तावेज़ों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो है लेखन कला की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की दुनिया को देन क्या थी, यानी कि कंट्रीब्यूशन मेसोपोटामिया का क्या था। तो मेसोपोटामिया ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो दो क्षेत्रों में दिया, एक तो कालगणना यानी कि टाइम काउंट में, और दूसरा गणित यानी कि मैथमेटिक्स में। तो इसके अलावा जो है नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, तो एस्ट्रोनॉलॉजी के क्षेत्र में यानी कि ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो समय के लिए जो काम किया है, उससे पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि इनकी जो कैलकुलेशंस होती थी वो काफ़ी सटीक थी और आज भी ये मान्य है। और इनकी ज़्यादातर गणनाओं का आधार जो होता था वो 60 होता था, 60 में होता था। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो ये है कि उन्होंने वर्ष को जो है वो 12 महीनों में बांटा। समय की गणना करते हुए एक वर्ष को 12 महीनों में बांटा और एक महीने में 4 सप्ताह जो है उन्होंने बनाए, और एक दिन जो है उसको 24 घंटों में बांटा और एक घंटे में 60 मिनट बताए। तो आज भी यही समय की गणना जो है चलती है। तो ये एक मेसोपोटामिया की एक बहुत बड़ी देन जो है वो आधुनिक समाज को रही है। इसके अलावा जो है गणित के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया के लोगों ने काफ़ी उन्नति की। वहाँ पर काफ़ी सारी जो हैं पट्टिकाएँ, तालिकाएँ मिली हैं, टेबल्स मिले हैं, जिनमें जो है गुणा और भाग के टेबल्स मिले हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के टेबल्स मिले हैं। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट के यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की गणना की भी लिस्टें वहाँ पर मिली हैं, और किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने की सारणियाँ जो है वहाँ पर मिली हैं, और इसके साथ साथ वर्गमूल की गणना करने की सारणियाँ भी वहाँ पर मिली हैं। अब हम वर्गमूल 2 की बात करते हैं। तो वर्गमूल 2 का जो है यानी कि 2 का जो स्क्वायर रूट है वो उन्होंने लिखा 1 + 24/60 यानी कि 24/60 प्लस में 51 अपॉन स्क्वायर ऑफ 60 यानी कि 51/60 का वर्ग, और प्लस में यानी कि जमा में 10/60 का घन यानी कि 10 अपॉन में क्यूब ऑफ 60। तो ये इन्होंने इस तरह से लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, इनको हल करते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो 1.41421296 आता है, यानी कि 1.41421296, जो कि आज के आधुनिक समय में गणना करने पर जो वर्गमूल निकाला जाता है उसमें दशमलव के 5 अंकों तक तो एकदम समान है, यानी कि लगभग जो है उसी के बराबर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जो है उस समय में आज से हज़ारों साल पहले, 5000 साल से भी अधिक साल पहले गणित के क्षेत्र में उन्होंने बहुत उन्नति की थी। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उनका आधार जो है यहाँ पर 60 लिया गया है, और 60 जो है बेस उनका हर जगह लगभग चलता था, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट। इसी तरह से वृत्त को जो है, एक सर्किल को उन्होंने 360 डिग्री में बांटा, 360 अंश में बांटा, जो कि 60 × 6 है। यानी कि अगर एक वृत्त को, एक सर्किल को 6 भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग जो है 60 का होता है, 60 अंश का होता है। तो इस तरह से इन चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं उन्हें गणित का अच्छा ज्ञान था, और ये पट्टिकाएँ जो हैं उनके ऊपर गणित से संबंधित बहुत सारी आकृतियाँ जो हैं
बनाई गई हैं जो गणितीय ज्ञान को उनके बताती हैं। साथ ही साथ वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के घटित होने का भी हिसाब किताब रखते थे और वो उसका वो ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण किस वर्ष हुआ, किस माह हुआ या किस दिन हुआ, उसका भी हिसाब किताब पट्टिकाओं के ऊपर रखा जाता था। और कोई साधारण, जैसे हम बात कर रहे हैं, विद्यार्थी जो था वो लेखन कला में अभ्यस्त नहीं हो सकता था और वहाँ की शिक्षण प्रणाली जो है वो बहुत कठिन थी, क्योंकि उनके चित्र लिपि थी और उसे याद रखना और मिट्टी की स्लेटों पे लिखना जो है पट्टिकाओं पे काफ़ी मुश्किल था। तो इसीलिए जो है वहाँ पर लेखन कार्य जो है वो बहुत कम लोग सीख पाते थे। लेकिन वहाँ का जो एजुकेशन थी वो खाली जो शिक्षा थी वो विद्यार्थियों को लेखन कला या प्रशासन का हिसाब किताब रखना ही नहीं सिखाती थी, बल्कि वो जैसे आप देख रहे हैं गणित और विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया तो वो ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाती थी जो अपने पूर्वजों के बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सकें और नई पीढ़ी को उनको सौंप सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने जो अपना कीमती समय इसको दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।